हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में मॉक टेस्ट 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल एक छोटा सा समूह होता है जिसमें 15 से लेकर 20 मंत्री शामिल होते हैं और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं और यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है। आपको पता होगा मंत्रिपरिषद में 70 से लेकर 80 मंत्री होते हैं। वहीं मंत्रिमंडल में 15 से लेकर 20 मंत्री होते हैं और सभी कैबिनेट दर्जे के होते हैं। अगर हम इसकी बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। आपका सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी सही है। देखिए, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति उसे जब मन आएगा उसे हटा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है यानी बहुमत प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति उसे उसके पद से नहीं हटाएगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा पहले का सी, यानी 1 और 2 दोनों। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, संघीय प्रणाली देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। भारत में अर्ध संघीय सरकार है। एक संघीय सरकार की एक प्रणाली है जो किसी देश की केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच की शक्तियों को विभाजित करती है। संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ ही देश में क्षेत्रीय विविधता को भी समायोजित करना। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि संघीय प्रणाली जो है देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा वाला कथन आपका ये बिल्कुल सही है कि भारत में एक वास्तविक संघीय सरकार नहीं है, बल्कि एक संघीय सरकार की विशेषताओं और एकात्मक सरकार की विशेषताओं से युक्त सरकार है, जिसे हमारे यहाँ अर्ध संघीय सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी, यानी 1 और 2 दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है, वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित विशेष आहरण अधिकार ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष हैं। एसडीआर केवल अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और यूरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की बास्केट पर आधारित हैं। देखिए, विशेष आहरण अधिकार या स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के आरक्षित कोष की पूर्ति हेतु सृजित ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, एसडीआर की जो बास्केट है इसमें 5 मुद्राएं शामिल हैं, जिनमें से यहां पर 3 मुद्राओं का जिक्र किया गया है, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन और यूरो। इसके अलावा इसमें जो है पाउंड भी शामिल है और चीन की जो मुद्रा है रेनबिन्बी, वो भी इसमें शामिल है। यानी इसकी जो बास्केट में 5 मुद्राएं शामिल हैं। एक तो अमेरिकी डॉलर है, जापानी येन है, यूरो है, पाउंड है और चीन की मुद्रा रेनबिन्बी है। तो ये 5 मुद्राओं की बास्केट से मिलकर बना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का ए, केवल 1। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सूची दी हुई है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं। संघ सूची, विदेशी मामले, राज्य सूची, बैंकिंग, समवर्ती सूची, विवाह। ठीक है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे देश की रक्षा है, विदेशी मामले हैं, बैंकिंग है, संचार, मुद्रा वगैरह ये सब आते हैं। तो संघ सूची में विदेशी मामले आते हैं और बैंकिंग भी इसमें आता है, यानी बैंकिंग जो है राज्य सूची का पार्ट नहीं है। तो आपका पहला वाला युग्म सही है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साझा हितों से संबंधित विषय शामिल हैं, जिसमें
शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषय इसमें आते हैं, तो समवर्ती सूची में विवाह आ जाता है। वहीं राज्य सूची में बैंकिंग नहीं आता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो यहाँ पर आपके 2 युग्म सही हैं, तो आपका सही आंसर होगा चौथे का बी, केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। 5वां प्रश्न है आपका, सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंध करता है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है। देखिए, सरकार के संसदीय स्वरूप की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये निरंकुशता पर रोक लगाता है। इस संसदीय जो प्रणाली है, इसके तहत कार्यकारी अधिकार व्यक्तियों के एक समूह, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है, इसमें निहित होते हैं, न कि किसी व्यक्ति के अधीन होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि सरकार का संसदीय स्वरूप जो है ये निरंकुशता को प्रतिबंधित करता है। अगला है, इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है, यानी संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य हैं। कैबिनेट विधायिका के नेता के साथ साथ कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आपका सही आंसर है 5वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 6वां प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। विश्व आर्थिक मंच पेरिस में स्थित एक फ्रेंच गैर लाभकारी संस्थान है। इसकी वर्ष 2022 की वार्षिक बैठक की थीम वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट थी। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है और इसकी स्थापना जो है 1971 में जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो ये फ्रेंच नहीं है, बल्कि क्या है, एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1971 में जिनेवा में। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला यहां पर बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 26 मई सन 2022 को वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट विषय के तहत आयोजित की गई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला ये भी सही है। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी की जाती हैं, जिसमें ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट है, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला ये सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 सही है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। केवल पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर होगा आपका 6वें का ए, यानी केवल पहला वाला गलत है। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। पहला है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 21वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं नहीं बल्कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, न कि भाषाओं से संबंधित। सेकंड वाला कथन आपका यह भी सही नहीं है। देखिए, 21वां संविधान संशोधन जो है ये 1967 में हुआ था, न कि 1992 में, यानी ये 1967 में हुआ था और इसके द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। क्योंकि यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, केवल 1 और 2 कथन सही नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा 7वें का डी, केवल 1 और 2 गलत है। 8वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह भारतीय नागरिक को किसी भी
विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है। विजेताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में पद्म पुरस्कार प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। आपके संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंश से संबंधित है और यह भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1996 में एक विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। वो विवाद ये था कि भारत में जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, क्या ये एक प्रकार की उपाधियां हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर अखबार में भी नाम आता है कि पद्म श्री फलाने सिंह या भारत रत्न फलाना व्यक्ति ये है, तो ऐसे करके नाम लिखे आते हैं। तो कई लोगों ने आर्ग्यूमेंट ये भी दिया था कि ये एक तरह से उपाधियां हैं। तो इस बात को लेकर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरस्कारों को, जिसमें आपके भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री जो आते हैं, इनकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधि नहीं है, जो केवल कुलीनता के वंशानुगत खिताब को प्रतिबंधित करता है। इसलिए अनुच्छेद 18 का ये पुरस्कार उल्लंघन नहीं करते हैं, क्योंकि समानता का सिद्धांत ये अनिवार्य नहीं करता है कि योग्यता को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो पुरस्कार दिए जाते हैं ये व्यक्ति की कुछ ना कुछ जो योग्यता होती है उसके आधार पर दिए जाते हैं, न कि वंशानुगत परंपरा के आधार पर। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली कि हालांकि इसने ये फैसला ये भी सुनाया कि उन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं ये सब चीज़ें होती हैं इंडिया में। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर होगा 8वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ये आपको बताना है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री किसी ड्रग या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख तत्व है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और मूल्य के आधार पर यह विश्व का 14वां, यानी अगर हम मूल्य के आधार पर हमारे यहाँ दवाई बनती है, उनका मूल्य अगर देखें तो उस हिसाब से हम 14वें स्थान पर आते हैं, और अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो हम तीसरे स्थान पर आते हैं। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और मूल्य के आधार पर यह विश्व का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन जो है आपका ये बिल्कुल सही है। बल्क ड्रग या सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री किसी ड्रग या दवा का प्रमुख घटक होता है, जिससे वांछित चिकित्सकीय प्रभाव प्राप्त होने के साथ इच्छित औषधि गतिविधि को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। काफी आसान प्रश्न आ गया आपका यहाँ पर। नर्मदा नदी पर, कृष्णा नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है और ये गुरुत्वीय बांध है। तो ये बात आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 10वें का ए वाला। अब देखिए यहाँ पर कुछ और नदियाँ दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर आगे आपकी महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया हुआ है। कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना हुआ है। वहीं कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है 10वें का ए वाला। 11वां प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 21A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये बात आप लोग जानते हैं। और ये प्रावधान जो प्रावधान है ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है, बल्कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जो हुआ था उसके तहत इसको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा।
यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का बी, केवल 2 सही है। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उपरोक्त में से कौन से मध्य एशियाई देश हैं? यहां पर आपको बताना है इनमें से मध्य एशिया में पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं। तो देखिए, सोचने वाली बात यह है कि यहां पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान एक ऐसा देश है इसमें जो कि समुद्री सीमा बना रहा है, जो कि आपके अरब सागर में समुद्री सीमा बना रहा है। बाद बाकी ये जो देश आप देख पा रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई भी अरब सागर में सीमा नहीं बनाता है। मैं अभी आपको मैप दिखा दे रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं ये सब बीच वाले देश हैं, मध्य एशियाई देश हैं ये वाले, जिसमें आप देख पा रहे हैं कजाकिस्तान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा यहां पर 12 का सी, केवल 1, 2, 3, 5 और 6, यही देश जो है मध्य एशियाई देश हैं। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1984, बहुजन समाज पार्टी 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1984 में नहीं, बल्कि इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी, तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी, न कि 1885 में, और काशीराम जी द्वारा की गई थी। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है 1980 में जनसंघ को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में की गई थी। तो यहां पर आपका केवल 2 युग्म सही सम्मिलित हैं। आपका सही आंसर होगा 13 का बी, केवल 2 युग्म। 14वां प्रश्न है आपका, मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, मंडल आयोग भारत में पहला और एकमात्र आयोग है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। यानी हमारे देश में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा कथन। ये मंडल आयोग भारत का पहला और एकमात्र आयोग नहीं है, बल्कि पहला जो आयोग है वो कालेलकर आयोग है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही नहीं है। देखिए, 1980 में आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी, तब तक जनता सरकार जा चुकी थी और बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के अंतर्गत आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। यानी जनता पार्टी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया है, बल्कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने इसे लागू किया है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो आपका सही आंसर होगा 14 का डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जलमग्न गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए फिनलैंड से रूस तक विस्तारित है। बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन, जबकि उत्तर पूर्व सीमा पर फिनलैंड स्थित है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 1224 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए उत्तर पश्चिमी रूस के वायबोर्ग से उत्तर पूर्वी जर्मनी में लुबमिन तक जाती है। यानी ये फिनलैंड से रूस के बीच में नहीं है, बल्कि जर्मनी से रूस के बीच में विस्तारित है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन, जबकि उत्तर पूर्व सीमा पर फिनलैंड स्थित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 15 का बी, केवल 2। अभी मैं आपको मैप पर दिखा देता हूं। आपके सामने यहां पर मैप रहा। अब आप देख पा रहे हैं, देखिए फिनलैंड को देखिए यहां पर, ये तो आपका स्वीडन रहा, इधर आपका ये स्वीडन हो गया ये वाला हिस्सा।
और ये आपका रहा फिनलैंड, यानी ये इस साइड में ऊपर बाल्टिक सागर के इस तरफ फिनलैंड है। यानी कहने का मतलब क्या है, फिनलैंड जो है वो इसके उत्तर पूर्व में पड़ता है, जबकि इसके पश्चिम में स्वीडन स्थित है। यानी स्वीडन क्या है, इसके पश्चिम में पड़ रहा है। यानी आप ऐसे करके देख लीजिए, तो ये हिस्सा जो आ गया आपका, ये पश्चिम में आ गया, और ये इस तरफ जा रहा है हिस्सा जो है, ये फिनलैंड जो है ये उत्तर पूर्व में आ रहा है। 16वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, सामुदायिक सरकार में सत्ता को विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा साझा किया जाता है। संघीय प्रणाली में शक्तियों का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य होता है। सामुदायिक सरकार आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था है। सामुदायिक सरकार का उदाहरण बेल्जियम जैसे यूरोपीय राष्ट्रों में देखा जा सकता है, जिसमें कई जातीय समूह विद्यमान हैं। सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का साझा किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर आपका ये भी सही है। संघीय सरकार में संविधान द्वारा ही राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, और यह दोनों जो हैं अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करते हैं। तो यहां पर आपका दूसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। आपका सही आंसर होगा 16 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 17वां प्रश्न है आपका, सिंधु जल संधि द्वारा निम्नलिखित में से किन नदियों का जल भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित किया गया है। सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सिंधु जल बेसिन में या सिंधु नदी के बेसिन में 6 नदियां आती हैं, जिनके नाम आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यह बेसिन जो है मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। 1947 के बाद इनके जल के उपयोग को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद था। तो इस विवाद को निपटाने के लिए 1960 में दोनों देशों ने बैठकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 3 पूर्वी नदियों का जल जो है वो भारत के अनन्य उपयोग के लिए था, और 3 पश्चिमी नदियों का जो जल है वो पाकिस्तान के अनन्य उपयोग के लिए था। तो 3 पूर्वी नदियां यहाँ पर कौन कौन सी थी, इसमें एक तो आपकी रावी नदी थी, सतलज थी और ब्यास थी। ये 3 नदियों का जल जो है इनका उपयोग भारत करेगा। इनका उपयोग कौन करेगा, इंडिया करेगा। और बाद बाकी जो आपकी सिंधु है, झेलम है और चिनाब, इन 3 नदियों का जल जो है अनन्य उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 17 का सी वाला, केवल 3, 4 और 6। 18वां प्रश्न है आपका, कभी कभी समाचारों में उल्लेख किया जाने वाला शब्द डेनिसन वार्व संबंधित है समुद्री कछुआ से, स्वच्छ जल में रहने वाली मछली से, संकटग्रस्त पक्षी प्रजातियों से, अरुणाचल प्रदेश में मिलने वाला केकड़ा से। डेनिसन वार्व, जिसको मिस केरल के नाम से भी जाना जाता है, यह स्वच्छ जल में रहने वाली एक स्थानीय मछली की प्रजाति है, जो कि आमतौर पर कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का बी वाला, ये स्वच्छ जल में रहने वाली मछली से है। 19वां प्रश्न है आपका, शक्ति के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है, यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है। शक्ति का विभाजन शासन की एक प्रणाली है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को शक्ति का एक भाग प्रदान किया जाता है, और यह दर्शाता है कि शक्ति का विभाजन लोकतंत्र के लिए अच्छा है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। शक्ति का विभाजन सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। चूंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाते हैं, तो राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शक्ति का विभाजन एक अच्छा माध्यम भी है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी सही है। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 19 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 20वां प्रश्न है आपका, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, इसे मैसूर टाइगर के रूप में जाना जाता था। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। नवंबर 1750 में जन्मे टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे, और इसे
मैसूर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात करें इनकी, तो देखिए ये जो थे ये लोकतंत्र के एक महान प्रेमी थे और एक महान राजनायक भी थे। 1797 में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करके फ्रांसीसी सैनिकों को अपना समर्थन भी दिया था। टीपू खुद जैकोबिन क्लब के सदस्य भी बन गए और खुद को नागरिक टीपू कहलाने की अनुमति इन्होंने दी थी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। जैकोबिन क्लब की स्थापना 1797 में की गई थी। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आपका सही आंसर होगा 20 में का सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। 21वां प्रश्न है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत ज्वालामुखी है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के स्रोतों में औद्योगिक प्रक्रियाएं जैसे अयस्क से धातु निकालना, इसके अलावा ज्वालामुखी स्रोत है जैसे प्राकृतिक स्रोत हैं ज्वालामुखी वगैरह, इसके अलावा जो मानवीय कारक हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, जहाज या अन्य वाहनों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो सब आ जाता है। तो ये सब सोर्सेस हैं इसके उत्सर्जन के। अगर हम वायुमंडल में सल्फर की बात करें तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो बिजली संयंत्रों और अन्य औद्योगिक सामग्रियों द्वारा जीवाश्म ईंधन का जलना है। यानी जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, ना कि ज्वालामुखी स्रोत से। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अम्लीय वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल और ऑक्सीजन या अन्य रसायनों के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और जब ये जमीन पर गिरते हैं तो पहले जल और अन्य द्रव्यों के साथ ये मिल जाते हैं, और ऐसे करके मानवीय जीवन पर, पारतंत्र पर और भवनों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 21 का बी, केवल 2। 22वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। पहला है, समय उपयोग सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे समय के मापन की रूपरेखा प्रदान की जाती है। समय उपयोग सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है। समय उपयोग सर्वेक्षण यानी टाइम यूज सर्वे, इसके द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर जनसंख्या द्वारा बिताए जा रहे समय के मापन की रूपरेखा प्रदान की जाती है, और यह जनसंख्या की विभिन्न गतिविधियों और उन पर बिताए जा रहे समय के मापन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए समय उपयोग सर्वेक्षण जो है ये, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वैतनिक और अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी को मापना है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आपका आंसर होगा 22 में का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 23वां प्रश्न है आपका, संगम साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तोल्कापियम की रचना इलांगो आदिगल ने की। इसे मदुरै के पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। सबसे पहले बात कर लेते हैं संगम साहित्य। तो देखिए दक्षिण में लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसवी के बीच का जो टाइम पीरियड है ये संगम काल माना गया है, और इसका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया है, जो कि मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फली फूली। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि इसे मदुरै के पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। अब देखिए तोल्कापियम जो रचना है इसके बारे में बात की गई है। तोल्कापियम की को जो है इलांगो ने नहीं लिखा है, बल्कि तोल्कापियर नामक एक कवि हैं, इनके द्वारा ये लिखा गया है, और इसे तमिल साहित्यिक कृति में सबसे पहला माना जाता है। हालांकि यह तमिल व्याकरण से संबंधित है, लेकिन यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर भी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। तोल्कापियम की रचना इलांगो ने नहीं की है, बल्कि तोल्कापियर ने की है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 23 का बी वाला, यानी केवल 2। 24वां प्रश्न है आपका, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत को लागू करके निम्नलिखित में से किन राज्यों पर अधिकार कर लिया। सतारा, जैतपुर, झांसी, मद्रास। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए व्यपगत का सिद्धांत आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 1848 से लेकर 1856 तक भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन की जाने वाली विलय नीति जो है उसको
डबकत के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके अनुसार कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, वह कंपनी द्वारा कब्जा कर ली जाती थी। तो इसी क्रम में सबसे पहली जो रियासत कब्जा की गई है हड़प नीति के तहत वो 1848 में सतारा थी। जैतपुर, उसके बाद फिर जैतपुर है, और झांसी का विलय जो है 1853 में किया गया है। तो ये सतारा, जैतपुर और झांसी, इन तीनों रियासतों का जो विलय किया गया है, ये हड़प नीति के तहत इन्हें कंपनी ने अपने अधीन लिया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24 का ए, केवल 1, 2 और 3। 25वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ व्यक्ति दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी भूमिका दी हुई है। आपको यहां पर बताना है कौन सा उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि, जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसा कि आप जानते हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, न कि संविधान सभा के अध्यक्ष। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, न कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहां पर सेकंड वाला युग्म जो है ये भी गलत हो जाएगा। सोमनाथ लाहिड़ी पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए और वे कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि थे। तो यहां पर आपका तीसरा वाला सही है। जयपाल सिंह द्वारा वर्ष 1938 में आदिवासी महासभा की स्थापना की गई और वे बिहार से अलग राज्य झारखंड बनाने की मांग इन्होंने की, और 1950 में आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा एक पूर्ण राजनीतिक दल झारखंड पार्टी बन गई और जयपाल सिंह इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। तो यहां पर आपका चौथा वाला बिल्कुल सही है। जयपाल सिंह जो है आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष हैं। तो यहां पर आपका केवल 2 युग्म सही हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 25 का बी, केवल 2 युग्म। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।